हेलो डियर लर्नर्स। जय श्री कृष्णा बेटा। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक मिनट, ये कैसे आएगा इधर? चलिए, देखिए आज की क्लास में हम लोग कॉमन एरर्स की सीरीज ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कॉमन एरर के क्वेश्चंस, तो हम सेम क्वेश्चंस ही कॉमन एरर्स के आज भी कंटिन्यू करेंगे। और तब तक बाकी लोग आइए। ये आपके लिए कोटेशन है, मतलब मुझे लगा अच्छा है आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए इस तरीके का अच्छा कंटेंट। तो एक्चुअली थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। हम्म, ये गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार भी। बीएफ स्किनर जो थे ना, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के। और जो लर्निंग है, जैसे लर्निंग जो प्रोसेस है, बिहेवियरल चेंजेस हैं, तो ये जो बीएफ स्किनर जी थे, एक तो साइकोलिस्ट मतलब साइकोलॉजिस्ट थे और बिहेवियरिस्ट थे। ठीक है, सोशल फिलोसफर भी थे। सोशल फिलोसफर भी थे। ठीक है, वैसे ये साइकोलॉजिस्ट थे और साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, अमेरिकन। ठीक है, तो एक इनका कोट है बहुत फेमस। जो लोग टीचिंग में इन्वॉल्व हैं, जो टीचर्स हैं या जो टीचिंग कोर्सेज होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो लोग सब बीएफ स्किनर को पढ़ते हैं। मतलब बीएफ स्किनर की जो अपनी फिलॉसफी है उसको लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बिहेवियरल चेंजेस को लेकर मतलब काफी सटीक इनके अपने मतलब कोटेशंस हैं। तो एक इनका ये बड़ा मुझे अच्छा, मतलब मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है एक इनका कोटेशन, जो मैं चाहता था आपके साथ में शेयर करूं आज। एजुकेशन इज व्हाट सर्वाइव्स व्हेन व्हाट हैज बीन लर्नड हैज बीन फॉरगॉटन। ये मतलब इनका कहना था बीएफ स्किनर जी का। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। तो इनका कहना यह था कि एजुकेशन इज व्हाट सर्वाइव्स व्हेन व्हाट हैज बीन लर्नड हैज बीन फॉरगॉटन। हिंदी समझ गए होंगे? हिंदी आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन वो है जो जब आप सब कुछ भूल जाओ जो आपने सीखा है, उसके बाद बचे। हालांकि ट्रांसलेशन मतलब आसान है, आपको मान गए। हाँ, बिहेवियरिस्ट को साइकिट्रिस्ट कह सकते हैं, लेकिन देर इज अ लिटिल डिफरेंस, डिफरेंस होता है। ठीक है। ये क्या गया? तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना, ये बड़ा मतलब मुझे बड़ा पसंद है। कुछ कोट्स जो मुझे बड़े पसंद है लर्निंग और टीचिंग से लेकर, और जो मतलब विच आई एम बीइंग गाइडेड बाय, जो मतलब जिनसे मैं गाइड होता हूँ। ठीक है, उनमें से एक ही है। तो ये मैं एक्सप्लेन आपको करूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आज हमारा मतलब पहला एजेंडा ये रहेगा कि हम मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हम काफी कम क्वेश्चंस ही डिस्कस कर पाए थे कॉमन एरर्स के। ठीक है, और आज हमारी कोशिश होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करें डिटेल में। और ये आपके लिए एक टास्क है। एजुकेशन इज व्हाट सर्वाइव्स व्हेन व्हाट हैज बीन लर्नड हैज बीन फॉरगॉटन। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको अपने तरीके से इंटरप्रेट करना है कि अगर आप कहीं पर ये पढ़ोगे लिखा हुआ, तो इसको पढ़कर आपके दिमाग में क्या आएगा कि कहने वाला या लिखने वाला जो है वो क्या कहना चाह रहा है, या क्या लिखना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस इट इन डिटेल विद यू। मतलब इस स्टेटमेंट को लेकर मेरा अपना टेक क्या है, व्हाट्स माय ऑन टेक ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, एंड व्हाट इज माय ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन इस स्टेटमेंट क्या क्या, वो मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक आपको ये जो भी आप लिखते हो, जो भी लिखते हो, मतलब आप नोट्स वगैरह बनाते हो, तो जो भी आपकी नोटबुक है, या आप इसको बड़े बड़े लेटर्स में अपना लिख लीजिए और इसको दिमाग लगाइए कि वो जो इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट था पर्सन, जो सोशल फिलोसफर था, ठीक है, बिहेवियरिस्ट था, वो क्या कहना चाह रहा होगा। मतलब एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को जब उस पर्सन ने कहा होगा तो उसके दिमाग में काफी कुछ रहा होगा। ठीक है, उस बहुत ब्रॉड मीनिंग को उसने, उस पर्सन ने एक सेंटेंस के थ्रू आप तक पहुंचा दी अपनी बात। ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहा होगा, मतलब ये हमें समझना है। तो ये आपके लिए टास्क है, इसको आप कीजिएगा, और बाकी फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। ठीक है, मैं इसको कल डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आ जाइए। तो वी डिस्कस 3 क्वेश्चंस इन द प्रीवियस क्लास। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग।
इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, साइंटिस्ट आर expected to be impartial and uninterested. Dear students, comment the answer to this question. ये क्वेश्चन आप पढ़ें, साइंटिस्ट आर expected to be impartial and uninterested. सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हाँ, नाम ले लीजिए प्लीज। देखो, ये मत किया करो, ठीक है। ये छोटी हरकतें खुद भी मत करो, मुझसे भी मत करवाओ। पढ़ाई करो, मतलब जो बड़ा हमारा गोल है, मेरा है गोल कि मैं आपको सिखाऊं, और तुम्हारा होना चाहिए कि तुम सीखो। और मैं नाम लूं या नहीं लूं, ये मतलब ये हरकतें मुझसे मत करवाया करो, ठीक है। हाँ, बहुत मुश्किल से मेरी क्लास मिली है। अच्छा, एमटीएस का फॉर्म डाला है? अरे एमटीएस का फॉर्म डाला है बेटा, एक क्वेश्चन का आंसर। फॉर्म डाल दो, बस तैयारी वारी नहीं करो, सीखो कुछ नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, साइंटिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी इम्पार्शियल एंड अनइंटरेस्टेड। गुड इवनिंग बेटा। हम्म, हम्म, चलिए। तो इसका आंसर जो है, देखिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर पहले बता देता हूँ, फिर बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो हमने अनइंटरेस्टेड एडजेक्टिव यूज किया ना बच्चे, ये गलत है, और इसकी जगह हमें लिखना है डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कल जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, दे वर अ बिट ट्रिकी, वो थोड़े से ट्रिकी थे, उनमें हमें ज्यादा समझने की कोशिश करनी पड़ रही थी। आ, भगवत गीता को लेकर क्लास रखिए, तो हमसे यही करवा ले, ठीक है। रखेंगे बेटा, कभी अपने चैनल पे रखेंगे, अभी यहाँ तो पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा, साइंटिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी इम्पार्शियल, ये पढ़ाई लिखाई की जगह है, ये भगवत गीता और देश दुनिया की करने की जगह नहीं है, ना ही ये समय सही है। जो हमारा स्पेशल संडे सेशन होता था ना, उसमें इस तरीके की चीजें डिस्कस करना अच्छा रहेगा। वीक में तो पढ़ाई किया करो। मैं ज्वाइन कर सकता हूँ प्लीज? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो बेटा, क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते? हमने कौन से इस पे फिल्टर थोड़ी लगा रखे हैं। तो कुल मिला के बेटा देखो, पहला क्वेश्चन जो है, साइंटिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी इम्पार्शियल एंड अनइंटरेस्टेड, इसका आंसर है कि अनइंटरेस्टेड की जगह आप लिखें डिसइंटरेस्टेड। अब हमें ये समझना है कि ऐसा हमने क्यों किया भाई, अनइंटरेस्टेड की जगह हमने डिसइंटरेस्टेड क्यों लिख दिया, और क्यों सही हो गया, अनइंटरेस्टेड गलत क्यों था। तो वो समझने के लिए आपको इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग ध्यान रखने। देखिए, देयर आर टू वर्ड्स, अनइंटरेस्टेड, ठीक है, एंड अनइंटरेस्टेड एंड डिसइंटरेस्टेड, ये दो वर्ड्स हैं। और ये वर्ड दोनों ही, ये दोनों ही, बोथ दिस वर्ड्स आर एडजेक्टिव, ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं, ये बेसिक बात ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद की कहानी आपको समझिए। अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है लैकिंग इंटरेस्ट। अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है लैकिंग इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट की कमी हो, मतलब जिसको किसी काम को करने का मन ना हो। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अनविलिंग। और दूसरे शब्दों में एक वर्ड होता है, आप यूज कर सकते हैं LOATH, लॉथ। ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, ध्यान रखेंगे। लैकिंग इंटरेस्ट, अनविलिंग, लॉथ, इनका सबका मतलब एक होता है कि वन हु डजंट वांट टू डू समथिंग, जिसमें किसी काम को करने की इच्छा नहीं है, जिसमें किसी काम को करने का मन नहीं है, वो अनइंटरेस्टेड है, ठीक है। He doesn't perform well in studies because he is uninterested in learning. He is uninterested in learning का मतलब he doesn't want to learn, कि मतलब वो लर्न करना नहीं चाहता, उसको कोई सीखने सिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अनइंटरेस्टेड का मतलब ये होता है। फिर डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या हो गया? डिसइंटरेस्टेड का मतलब हो गया अनबायस्ड, फेयर। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि जो प्रिजुडिस्ड ना हो, पक्षपाती ना हो, निष्पक्ष हो, जो प्रिजुडिस्ड ना हो, ठीक है। पक्षपाती ना हो, निष्पक्ष हो। जैसे साइंटिस्ट होते हैं तो नए इन्वेंशंस करते हैं, नई नई चीजें क्रिएट करते हैं, तो दे मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड, वो डिसइंटरेस्टेड होने चाहिए। वो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर मतलब साइड में किसी पर्टिकुलर जाति धर्म या किसी चीज को लेकर उनका झुकाव होना चाहिए। उनका काम ये होना चाहिए कि वो पीपल इन जनरल या ह्यूमैनिटी इन जनरल के भले के लिए काम करें, ठीक है। उनको निष्पक्ष होकर मतलब अपना काम करना चाहिए। तो ये सेंटेंस जो है ना, इसमें इसमें आप अनइंटरेस्टेड की जगह लिखें डिसइंटरेस्टेड। इम्पार्शल एंड डिसइंटरेस्टेड मतलब एक तो निष्पक्ष होने चाहिए और किसी की साइड भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। निष्पक्ष तरीके से उनको काम करना चाहिए, फेयर होने चाहिए। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, शी नेवर इवन ट्राइड टू आंसर टू एनी ऑफ द लेटर्स सेंड टू हर बाय माय फ्रेंड। सो यू कमेंट द आंसर टू द क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका आंसर बताएं। क्लियर नहीं दिख रहा? अरे भाई बेटा मैं कल कुछ कर पाऊंगा जिससे तुम्हें क्लियर दिखाई पड़े, थोड़ा कंट्रास्ट चेंज करके देखूंगा बैकग्राउंड का और इसका फॉन्ट का, लेकिन अब आज तो खैर नहीं हो पाएगा। शी नेवर इवन ट्राइड टू आंसर टू एनी ऑफ द लेटर्स सेंड टू हर बाय माय फ्रेंड। आंसर बताइए बेटा इसका। शी नेवर इवन ट्राइड टू आंसर टू एनी ऑफ द लेटर्स सेंड टू हर बाय माय फ्रेंड। नॉट इवन। हाँ, देखो बेटा मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो हमने टू प्रेपोजिशन लिखे ना ये गलत है, इसको आप हटा दीजिए, मतलब दैट इज द आंसर, ये आंसर है। शी नेवर इवन ट्राई टू आंसर एनी ऑफ द लेटर्स सेंड टू हर बाय माय फ्रेंड। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो आंसर हमने यूज किया ना वर्ड यहाँ पे, ये वर्ब है। ये देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी ना, ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव जो होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो टू आंसर बच्चे हमने लिखा है वर्ब है। अच्छा, ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है, अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आगे से बात आप ध्यान रखेंगे। तो आंसर जो ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है और इसके बाद डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये टू जो हमने लिखा है ये गलत है, इसको आप रिमूव कर दीजिए। ये तो हो गया इसका आंसर। लेकिन खैर मैं चाहूंगा कि आप केवल इतनी बात ना समझें, एक पॉइंट और आपको समझाता हूं, उसको भी समझें, ठीक है। देखिए वो पॉइंट क्या है। अ, हम चलते हैं अब उस पे, व्हाइट बोर्ड पे। देखो मैं यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिखता हूँ। दे डिड नॉट आंसर डैश द क्वेश्चन। एक सेंटेंस। दूसरा, दे हैड नो आंसर डैश द क्वेश्चन। ये ब्लैंक्स एक बार फिल करें, अगर इनमें मतलब हमें कोई वर्ड यूज करने की जरूरत है तो इन ब्लैंक्स को एक बार इनको फिल कीजिए। चलिए, दे डिड नॉट आंसर डैश द क्वेश्चन, दे हैड नो आंसर डैश द क्वेश्चन। फिल इन दिस ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स को बच्चे फिल करें। बात करने का मन हो रहा है, कैसे बात हो पाएगी? देखो बेटा बात करना है तो एक ही तरीका है, यू कम टू मुखर्जी नगर, कि मुखर्जी नगर आके बात कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर आप फोन वगैरह पर बात करना चाहते हैं तो फोन वगैरह पे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, एक नंबर है हमारा, इंक्वायरी नंबर है, उसका व्हाट्सएप मैंने अपने फोन पे एक्टिव कर रखा है और वो नंबर होगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि मैं वो बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मतलब कॉल वगैरह रहने दीजिए, क्योंकि वो इंक्वायरी नंबर है। उस नंबर का व्हाट्सएप मैंने अपने फोन पर एक्टिव कर रखा है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर बात ही करनी है देन देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट यू हैव टू कम टू मुखर्जी नगर। हाँ, चलो। तो अब देखो ये दोनों क्वेश्चंस है ना बेटा, इन्हें समझना, मैं थोड़ा सा इनको ना कंट्रास्ट वंट्रास्ट बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक बात समझना, ये जो आंसर वर्ड हमने लिखा है वर्ब है, और ये जो आंसर वर्ड लिखा है नाउन है। पता कैसे चलता है कि ये वर्ब है वो नाउन है, मैं आपको बताता हूँ। ये हेड जो है ना ये वर्ब है, ठीक है। ये जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब है। एक तो इससे पता चल गया भाई डिड हेल्पिंग वर्ब है तो आंसर मेन वर्ब हो गया। दूसरा, हेड अगर मेन वर्ब है तो ये आंसर नाउन हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर हेड हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती, आंसर थर्ड फॉर्म तो है नहीं। एक तो ऐसे पता चल गया, दूसरा देखो कैसे पता चल जाता है। ये जो नॉट है ना ये एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, इसको हम लिखते हैं वर्ब से पहले। नो जो होता है ये डिटर्मिनर होता है, इसको हम लिखते हैं नाउन से पहले। तो अगर हमने आंसर वर्ड के साथ में नो लिख रखा है तो नो डिटर्मिनर है, तो इसका मतलब आंसर वर्ड यहाँ पर नाउन है। यहाँ पर हमने आंसर से पहले नॉट लिख रखा है तो नॉट एडवर्ब होता है, तो इसका मतलब आंसर वर्ड यहाँ पे वर्ब है। ये समझना है सबसे पहले, ठीक है। अब उसके बाद की बात क्या है कि आंसर को अगर हम एज अ वर्ब यूज करें तो ट्रांसिटिव वर्ब है। जैसे हमने लिखा दे डिड नॉट आंसर व्हाट डिड दे नॉट आंसर, तो हमें व्हाट का रिप्लाई लिखना पड़ेगा, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। तो अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो इसके बाद डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा द क्वेश्चन।
एंड वी नीड नथिंग एल्स, और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। बट ये वाला जो आंसर है ना, ये नाउन है। अब चूंकि ये एक नाउन है, द क्वेश्चन भी एक नाउन है, दोनों नाउन्स को रिलेट करने के लिए हमें कोई वर्ड चाहिए होगा, प्रेपोजिशंस होती हैं रिलेटिव वर्ड्स, तो यहाँ पे हमें कोई प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आंसर अगर नाउन हो तो इसके बाद में प्रेपोजिशन लिखें टू। दे हैड नो आंसर टू माई क्वेश्चन, या टू द क्वेश्चन, जो भी है। तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि आंसर वर्ड जो है, सर सीएचएसएल में क्लास हेल्प करेगा। बेटा आप कोई भी कंपटीशन मतलब दोगे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीडीएस हो, कुछ भी हो, ये क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बच्चे सब में ही हेल्प करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एग्जाम से, देखिए ये किसी को नहीं पता होता, पता नहीं आप ये बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं। अगर कोई आपसे ये कहे कि इंग्लिश के वो जो क्वेश्चन पढ़ा रहा है वो एसएससी के सीजीएल एग्जाम में ही आएंगे, सीपीओ में नहीं आएंगे, सीएचएसएल में आएंगे, स्टेनो में नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लैंग्वेज का सिलेबस कॉमन होता है, ठीक है। पैटर्न चेंज हो सकता है एग्जाम का, क्वेश्चंस के लेवल वेरी नहीं करते, ठीक है। ये जो आप पढ़ते हो, ये 11th 12th लेवल तक की इंग्लिश होती है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़िए, ऐसा किसी को नहीं पता कि ये क्वेश्चन केवल सीपीओ में आएगा, सीपीओ में आएगा। ये पता है कि हाँ भाई इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको तैयार कीजिए, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा। मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं देता, मेरे व्हाट्सएप पर हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस इस समय पड़े हुए हैं। अब मैं सोचता हूँ किसी दिन जब मेरे पास 3-4 घंटे का टाइम होगा, तब मैं व्हाट्सएप ओपन करूंगा, फिर उनको वन बाय वन बेटा रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, देखो फिर से किसी ने कर दिया। तो व्हाट्सएप पे अगर आपने मुझे रिप्लाई किया तो मतलब मैसेज किया, तो थोड़ा सा वेट कर लो। इट टेक्स टाइम, हंड्रेड्स ऑफ मैसेज हैं, अभी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं उसको ओपन करूँ, ठीक है। तो जब मेरे पास 3 या 4 घंटे का टाइम होगा तो मैं एक ही बार उन सबको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। इन केस बिल्कुल बेटा, हाँ इन केस भी समझा देंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ, गुड इवनिंग सभी को। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि आंसर वर्ड जो है, अगर हम इसको एज अ वर्ब यूज करेंगे तो ये ट्रांसिटिव है, इसके साथ में प्रेपोजिशन नहीं लिखिए, डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट लिखिए। लेकिन अगर हम आंसर को एज ए नाउन यूज करेंगे तो आप इसके साथ में टू प्रेपोजिशन का यूज करें। ठीक है, चलो आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। तो ये हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ये कि जो हमने आंसर के साथ में यहाँ पे टू लिखा है प्रेपोजिशन, ये गलत है, इसको मत लिखिए, क्योंकि आंसर ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसके बाद डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नो नीड टू यूज द प्रेपोजिशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को आंसर कीजिए। ये भी हो गया था आंसर, इसका अनइंटरेस्टेड की जगह आ जाएगा डिसइंटरेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 6 को आंसर करें एक बार बच्चों। क्वेश्चन बेटा ये क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर स्पेंड्स ऑल हर टाइम डूइंग नथिंग इन द फ्रंट ऑफ द टीवी, ठीक है। मैं ये ऊपर वाले जो आंसर्स हैं इनको मिटा देता हूं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देम। तो इनको हटाइए। ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको आंसर कीजिए। व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस को पढ़िए, पढ़कर समझिए और देखिए इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक हो सकती है, उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद में उसको कमेंट कीजिए। ट्राइड बेटा वर्ब है, ट्राइड है। क्या पूछ रहा है बच्चा कि ट्राइड क्या है? बेटा ट्राइड वर्ब है। हाँ, ट्राइड जो है बेटा वो वर्ब है। शी नेवर इवन ट्राइड टू आंसर, तो ट्राइड इज द मेन वर्ब। पता नहीं क्या होगा बेटा, पढ़ाई लिखाई करेंगे ना तो फिर धीरे धीरे हमें पता चलना शुरू होगा क्या होगा। जब हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हमें भी पता चलने लग जाएगा। हालांकि काफी बच्चे हैं, उन्होंने सही आंसर कमेंट कर दिया है, दे हैव ऑलरेडी कमेंटेड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हम्म, ठीक है, आ जाओ। इसका आंसर मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका आंसर बेटा ये है, इन फ्रंट ऑफ द टीवी। मतलब इन द फ्रंट ऑफ टीवी नहीं लिखना है, इसको लिखना है इन फ्रंट ऑफ द टीवी, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। देखिए ये दो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं बच्चे, एक है इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, और है इन द फ्रंट ऑफ।
एक है इन फ्रंट ऑफ और एक है इन द फ्रंट ऑफ। ये दो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, ये अक्सर आती रहती हैं। कॉमन एयर्स में भी इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट में भी आते हैं। ठीक है, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन फ्रंट ऑफ एंड इन द फ्रंट ऑफ, कि इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ में क्या डिफरेंस है, हमें ये समझना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, और ये वर्ब्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम्म। ठीक है, क्या आपकी क्लास प्लेलिस्ट में नहीं मिल पाएगी, जैसे आपकी क्लासेस रिपीट कर सके? भैया ये प्लेलिस्ट बनाना वगैरह है ना, ये मुझे आता नहीं है सही बताऊं तो। और ये आप जो एग्जामपुर का जो हेल्पलाइन नंबर है, या इसी वीडियो पे कमेंट कमेंट कर दीजिए, या मैं कह दूंगा इन लोगों से प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता ये प्लेलिस्ट वगैरह, तो मैं इन लोगों से कह दूंगा, ये बना देंगे बच्चे। ये कह देंगे, मतलब आपका प्लेलिस्ट बनवा देंगे। जो मेरे लेक्चर्स होते हैं, जो मैं क्लासेस लेता हूँ ना, इन क्लासेस की मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगा। ठीक है, हाँ। या आप लोग खुद एग्जाम्पल को, ये देखो नंबर लिखा तो है इनका, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस पे मैसेज कर दो, या आप इसमें कमेंट कर देना, ये लोग पढ़ेंगे तो कर देंगे। हम्म। चलिए, तो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसको देखो समझना। ये जो हमने लिखा ना, इन फ्रंट ऑफ, इन दी फ्रंट ऑफ, सबसे पहले मैं इनके सिंपल मीनिंग बताता हूं, आप ध्यान रखिएगा। इन दी फ्रंट ऑफ का मतलब होता है इनसाइड, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है अहेड। ये मीनिंग्स तो आप दिमाग में रख ही लीजिए, अगर कंफ्यूजन नहीं चाहते हो कभी हो। तो सबसे पहले इन फ्रंट ऑफ और इन दी फ्रंट ऑफ की जो मैंने मीनिंग आपको बताएं, ये मीनिंग्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कि इन फ्रंट ऑफ जो हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, उसका मतलब है अहेड, और इन दी फ्रंट ऑफ जो हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, उसका मतलब है इनसाइड। ठीक है, खैर ये हो गया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं। अभी तो ये हमें मीनिंग पता चल गया कि भाई इन फ्रंट ऑफ का मतलब अहेड है, इन दी फ्रंट ऑफ का मतलब इनसाइड है, लेकिन अब हम इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, मतलब एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखिए समझना। मैं यहां पर भी एक बार आपके लिए लिख देता हूं, इन द फ्रंट ऑफ, ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ, ये दोनों प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हो गई। एक हो गई इन फ्रंट ऑफ और एक हो गई इन द फ्रंट ऑफ। हम्म। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है अहेड, और इन द फ्रंट ऑफ का मतलब होता है इनसाइड। एक्चुअली अब मैं डिटेल में आपको समझा देता हूं, देखो होता क्या है। मान लीजिए देयर आर सम थिंग्स, कुछ चीजें हैं। मान लीजिए एक है ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी, और ये इस सीक्वेंस में है। तो ये एक सीक्वेंस में है। अब इनमें से देखें तो अगर ये सब इस फेस में है, राइट साइड में, ठीक है, तो इनमें सबसे आगे है डी, उसके आगे सी है, उसके पीछे बी है, उसके पीछे ए है। तो ये जो सीक्वेंस होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं इन फ्रंट और बिहाइंड का। तो अगर हमें इसमें लिखना हो तो हम देखो कैसे लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे, डी इज इन फ्रंट ऑफ सी, ऐसे। दूसरा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज बिहाइंड सी। तो इन फ्रंट ऑफ जो है ना, इसका ऑपोजिट पोजीशन जो होती है, उसकी प्रिपरेशन बिहाइंड होती है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है अहेड, कि सीक्वेंस में हमसे आगे, सीरीज में हमसे आगे। और बिहाइंड का मतलब होता है उससे बैकवर्ड, पीछे। तो जैसे ये डी है, डी इज इन फ्रंट ऑफ सी इज इन फ्रंट ऑफ बी इज इन फ्रंट ऑफ ए। ठीक है, ए इज बिहाइंड बी इज बिहाइंड सी एंड सी इज बिहाइंड डी। तो इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड को हम इस तरीके से यूज करते हैं जब चीजें सीक्वेंस में होती हैं। ओके। अच्छा, अब यहां पर हालांकि अभी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा आप एक छोटी सी बात और समझ लें, कि अगर सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से है जैसे हमने यहां पर सपोज किया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे हो कि ये हो गया ए, ठीक है, और ये क्या हुआ, ठीक है, ये मान लीजिए हो गया ए, ये हो गया बी, और इनका सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे हो, तो इसके लिए फिर इन फ्रंट ऑफ नहीं यूज होता। मतलब अगर ये आमने सामने बैठे हुए हैं, तो इसके लिए इन फ्रंट ऑफ नहीं यूज होगा बच्चे। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ऑपोजिट। ये जो पोजीशन है ना, इस तरीके से बैठने की आमने सामने, इसके लिए प्रेपोजिशन इंग्लिश में ऑपोजिट यूज होती है। इसके लिए हम या तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, ए इज ऑपोजिट बी, या तो हम लिखेंगे ए इज ऑपोजिट बी,
या हम लिखेंगे बी इज ऑपोजिट ए। तो ये दोनों केस में ऑपोजिट ही यूज होगा, चाहे आप ए इज ऑपोजिट बी लिखें या बी इज ऑपोजिट ए लिखें, इधर वे दैट इज द सेम थिंग, वो दोनों तरीके से बात एक ही है। या फिर एक और भी तरीका है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए एंड बी आर ऑपोजिट ईच अदर, ए एंड बी आर ऑपोजिट ईच अदर, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये अपना ध्यान रखेंगे, इन फ्रंट ऑफ और ऑपोजिट में एक प्रैक्टिकल डिफरेंस होता है जो आपको समझना पड़ेगा। ऑपोजिट का यूज हम तब करते हैं जब दो पर्सन आमने सामने हो, मतलब उनके चेहरे आमने सामने हो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड यूज करते हैं। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है इसके लिए इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड यूज करते हैं, इस तरीके का जो होता है उसके लिए हम क्या नाम ऑपोजिट यूज करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं इन दी फ्रंट ऑफ। इन दी फ्रंट ऑफ क्या होता है, आप देखो मैं आपको समझाता हूं। सपोज एक कार है, हालांकि मेरे से कार सही बनेगी नहीं, लेकिन तुम लोग अपना समझ लेना। सपोज एक कार है, ये अलॉय व्हील्स हैं इसके, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक कार है, भले ये कार जैसा ना बन पाया हो अलग बात है, ठीक है। तो हमें पता है कार में जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना, दो पार्ट में होता है, एक तो फ्रंट सीट्स होती हैं और एक बैक सीट होती है। ऐसे ही होता है ना बच्चे, जैसे कोई कार है तो हमें पता है कार में जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो दो पार्ट में होता है, एक कार का फ्रंट पार्ट होता है, ड्राइवर बैठता है जिसमें, एक बैक सीट होती है, ठीक। अब जैसे एक कार है, इसके अंदर हम देखें तो दो कंपार्टमेंट हैं, एक फ्रंट और एक बैक। तो अगर कोई मान लो इस फ्रंट कंपार्टमेंट में बैठा हुआ है तो उसके लिए हम कहेंगे इन द फ्रंट ऑफ, सॉरी द लिखना था, द नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इन द फ्रंट ऑफ, ठीक है। और अगर कोई बैक पार्ट में बैठा हुआ है तो उसके लिए हम यूज करेंगे इन द बैक ऑफ। तो इन द फ्रंट ऑफ का ऑपोजिट होता है इन द बैक ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का ऑपोजिट होता है बिहाइंड, ठीक है। और ऑपोजिट का ऑपोजिट कुछ नहीं होता, ऑपोजिट का ऑपोजिट ऑपोजिट ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो ये हो गया। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई कार है, कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में भी होता है ना एक फ्रंट पार्ट होता है, ठीक है, एक बैक पार्ट होता है। तो अगर मान लीजिए बिल्डिंग के फ्रंट पार्ट, जैसे आप कभी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि जैसे आप बिल्डिंग में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको रिसेप्शन काउंटर वगैरह या वेटिंग एरियाज मिलते हैं, उसके पीछे फिर आप जाते हैं तो अदर स्पेसेस होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द रिसेप्शन इज इन द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, द रिसेप्शन इज इन द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। द रिसेप्शन was in the front of the building, in the front of the building, ठीक है, चाहे वो बिल्डिंग हॉस्पिटल हो, चाहे होटल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई कॉलेज हो। तो अगर हम इन दी फ्रंट ऑफ लिख रहे हैं तो इन दी फ्रंट ऑफ का मतलब है कि वो जो मतलब रिसेप्शन है वो उस बिल्डिंग के अंदर है और बिल्डिंग के फ्रंट पार्ट में है। तो इन दी फ्रंट ऑफ का यूज हम तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि समथिंग इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। जैसे कार है या बस है, तो जिस साइड ड्राइवर बैठता है वो फ्रंट पार्ट होता है कार में, पीछे जहां पे कंडक्टर रहता है वो बैक पार्ट होता है। तो अगर मान लीजिए जो सवारियां आगे वाले पार्ट में बैठे हुए, मान लीजिए ऐसे एक बस है, एक बस है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक बस है, ठीक है, और यहाँ पर ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है। तो बस को हम दो पार्ट कर सकते हैं, एक हो गया ये फ्रंट पार्ट, ठीक है, और एक हो गया ये बैक पार्ट। तो अब मान लीजिए बस के अंदर कुछ भी ऐसा है जो इस फ्रंट रीजन में है, तो उसके लिए हम फ्रेज करेंगे इन दी फ्रंट ऑफ का यूज, ठीक है। देयर वर 5 पैसेंजर्स इन द फ्रंट ऑफ द कार, तो इन द फ्रंट ऑफ द कार का मतलब हो गया इनसाइड। और अगर बैक जो सीट्स हैं, बैक साइड है जो कार की उसमें है, तो हम कह देंगे इन द बैक ऑफ द बस। तो ये ध्यान रखना, इन द फ्रंट ऑफ और इन द बैक ऑफ का मतलब होता है इनसाइड समथिंग। अगर किसी चीज के अंदर कोई चीज फ्रंट पार्ट में है तो उसके लिए इन द फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे, बैक पार्ट में है तो इन द बैक ऑफ का यूज करेंगे। अच्छा, इन फ्रंट ऑफ का यूज कब करेंगे, मान लो ये तो अब कार नहीं बन पाएगी, चलो इसको चेंज करते हैं, हटो। हम्म। ठीक है, मान लेते हैं कार है और इस कार के सामने कोई पर्सन खड़ा हो गया, ऐसे,
ठीक है, मान लो ये जो भी खड़ा है, तो इस पर्सन के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन फ्रंट ऑफ कार, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कार। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना, ये जो भी है मोहन सोहन, ये है इन फ्रंट ऑफ कार। अच्छा, जो इस कार के अंदर बैठा हुआ आदमी है, मान लो इस कार के अंदर भी कोई बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो जो है वो है इन द फ्रंट ऑफ द कार। तो मुझे लगता है इतनी बात काफी है, अब तुम समझ गए होगे। इन द फ्रंट ऑफ का मतलब होता है इन द फ्रंट पार्ट ऑफ समथिंग, और आप सिंपली उसको इनसाइड समझ लीजिए। और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है अहेड, आगे, जैसे कार इधर जा रही है ना, तो कार के आगे खड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पता क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि माई ग्रैंड मदर स्पेंड्स ऑल हर टाइम डूइंग नथिंग इन द फ्रंट ऑफ द टीवी। तो अगर हम यहाँ पर इन द फ्रंट ऑफ द टीवी लिखेंगे ना, तो इसका मतलब हो जाएगा इनसाइड टीवी, कि जो दादी माँ है वो कुछ नहीं करती, वो टीवी के अंदर बैठ जाती हैं, अंदर वाले अंदर जाके टीवी के बैठ जाती हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता ही बकवास है, ऐसा नहीं होता, ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो आप इसमें से द रिमूव कर देंगे तो लॉजिकल हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टीवी का मतलब टीवी के सामने बैठी रहती है। मान लो यहाँ पे टीवी रखी है, यहाँ पे दादी बैठी हुई है, टीवी देख रही हैं। ठीक है, अब टीवी के अंदर अगर दादी घुस के बैठ जाए, तब तो आप लिख दो इन द फ्रंट ऑफ द टीवी, बट हमें पता है ऐसा नहीं होता, ये बकवास है, तो आप इसको लिखिए इन फ्रंट ऑफ टीवी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। नेक्स्ट पर आते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। द नॉवल इज altogether livelier than what these quotations infer. ग्रैंड मदर और टीवी अपोजिट होते होंगे बेटे, टीवी का कोई फेस नहीं होता। ठीक है, हाँ, जब लोग आमने सामने होते हैं फेस टू फेस, तब उसके लिए यूज होता है। ठीक है, ग्रैंड मदर अपोजिट किसी पर्सन के हो सकती हैं, टीवी के नहीं हो सकती। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। द नॉवल इज ऑल टुगेदर लाइवलियर देन व्हाट दीज कोटेशंस इन्फर। एवरीथिंग डज नॉट हैव फेस, हर एक का फेस नहीं होता बेटा। चलो, द नॉवल इज ऑल टुगेदर लाइवलियर देन व्हाट दीज कोटेशंस इन्फर। बेटा क्वेश्चंस के आंसर बताया करो, पढ़ाई लिखाई किया करो। गुड इवनिंग बच्चे, कमेंट द आंसर टू द क्वेश्चन 7। चलो मैं ही बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, देखो समझना, ये जो इन्फर है ना बेटा, इसको हटाइए और इसकी जगह लिखिए आप इम्प्लाई, IMPLY। ये दो वर्ब्स हैं, इन्फर एंड इम्प्लाई। इन पे बेस्ड अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, और जब आते हैं तब बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतना डिटेल में चीजों को कई बार नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कई बार बच्चे जो होते हैं वो गलतियां कर लेते हैं। मैं आप आज आपको समझा देता हूं, आप इसका ध्यान रखेंगे। देखिए, दो वर्ब्स होती हैं, मैं यहां लिख देता हूं। एक वर्ब है इन्फर और एक वर्ब है इम्प्लाई। दो पॉइंट्स आपको इन वर्ब से रिलेटेड बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखने हैं, और उसके बाद में फिर कभी कोई आपको कंफ्यूजन वगैरह होगा नहीं। मतलब अगर आप समझ लेंगे और याद रख लेंगे तो नहीं होगा। मैं तो बता दूंगा, तुम सुन लोगे, लेकिन उसको समझोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो फिर होता रहेगा। ठीक है, हाँ, देखो, इन्फर जो वर्ब होती है, एक बार तुम लोग इनके मीनिंग बताओ। अगर तुम लोगों को इनके मीनिंग पता है बच्चों, तो इनके मीनिंग बताओ। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्फर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इम्प्लाई। इम्प्लाई और इन्फर के मीनिंग्स अगर तुम लोगों को पता है तो एक बार बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, इन्फर का मतलब सही बता रहा है बच्चा, इन्फर का मतलब है डिड्यूस। ठीक है, हाँ, मतलब मैं अगर और इजी वर्ड यूज करूं कोई इसको समझने के लिए, तो आप याद रख सकते हैं अंडरस्टैंड। ठीक है, ये इम्प्लाई का मतलब होता है मीन।
मतलब होना, ठीक है? और कोई सिंपल वर्ड यूज करूं अगर इसका मीनिंग समझने के लिए, तो मैं चाहूंगा आप ध्यान रखें इंडिकेट। ये बात आपको समझनी है। सबसे एक एक पॉइंट और बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है, उससे कंफ्यूजन्स नहीं होंगे, ठीक है? मैंने कुछ नहीं बोला, सारे टीचर बोल रहे हैं। बेटा देखो, अगर मैं हमेशा बच्चों के भले के लिए काम करता हूँ, और मुझे लगता है कि उस काम को मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, उनको सही से सिखाकर, सही से समझाकर, उनके कंफ्यूजन्स खत्म करके, और मैं साथ में हूँ, ठीक है? बाकी ये है कि ये जो आपका मुद्दा चल रहा है मोदी रोजगार, तो ऐसा नहीं है कि इस पे बहुत मतलब लोग, हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी जिससे हम जुड़े हुए हैं और हमारे मित्र भी, सब बहुत जोर शोर से आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं उनके साथ में हूँ, दे नो इट, वो इस बात को जानते भी हैं, ठीक है? रह गई बात ये कि अगर आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलरली कुछ बोलूं, उसी से आपको तसल्ली मिलेगी, तभी आप जान पाओगे मैं आप बच्चों के भले के लिए सोचता हूँ या बच्चों के भले के लिए काम करता हूँ, ठीक है? तो फिर मैं चाहूंगा थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं भी टाइम निकाल के कुछ कह दूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि उससे ही तुम्हें तसल्ली मिलेगी और तभी तुम मानोगे कि मैं बच्चों के भले के लिए सोचता हूँ, भले के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसा भी कर दूंगा, बट इट विल टेक टाइम। ठीक है। चलो, तो अब इन्फर का मतलब हो गया अंडरस्टैंड, इम्प्लाई का मतलब हो गया मीन या इंडिकेट। अब इसको ऐसे समझना है, इन्फर का मतलब होता है किसी चीज से निष्कर्ष निकालना, उसको समझना। मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई बात कही, ठीक है, तो आपने उसको समझ लिया कि इसने ये कहा, देन यू इन्फर समथिंग। इन्फर का मतलब अंडरस्टैंड, डिकोड कर लेना, ठीक है? अच्छा, उस पर्सन ने कोई बात कही, उसके कहने का कोई ना कोई मतलब होगा, तो वो इम्प्लाई करेगा। इम्प्लाई का मतलब है टू इंडिकेट, मतलब टू गिव हिंट्स, कोई हिंट लीव करना, कोई मीनिंग होना, कोई इंडिकेशन देना। अब जो दूसरा पॉइंट मैं बताता हूं ना, उसको ध्यान से समझोगे तो ये कंफ्यूजन नहीं होंगे। देखो, होता क्या, जो इन्फर वर्ब होती है, एक मिनट, ये कलर तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ये वाला, ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है? ये वाला दिखाई पड़ेगा क्या? हाँ, ये अच्छा है। एक काम करते हैं, ठीक है? देखो, इन्फर वर्ब जो होती है ना, इसका यूज हम करते हैं विद रिलेशन टू लिसनर और रीडर, ठीक है? और इम्प्लाई वर्ब का यूज करते हैं विद रिलेशन टू स्पीकर और राइटर। ये बात अगर ध्यान रख पाओगे तो आसान हो जाएगा इंग्लिश को सीखना समझना। ठीक है? देखो, जैसे कोई रीडर है, सॉरी, पहले राइटर समझे। मान लीजिए कोई राइटर है, कोई स्पीकर है, उसने कुछ कहा, उसने कुछ लिखा, तो उसके कहने में और लिखने में जो भी उसने बात कही है, ठीक है, उसमें एक मीनिंग है। मतलब उसने कहकर या बोलकर या लिखकर कोई एक मीनिंग कन्वे किया है, तो उसने, ही हैज इम्प्लाइड समथिंग, ठीक है? अब जो उसका रीडर है, जो उसका लिसनर है, वो उससे मीनिंग को रिसीव करेगा, डिकोड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, तो वो इन्फर करेगा। तो इन्फर वर्ब का हम यूज करते हैं उसके साथ में जो कि या तो लिसनर है या रीडर है, ठीक है? क्योंकि ये इन्फर करना जो है ना, वो एक तरीके से इनपुट है जो रिसीव कर रहा है, और इम्प्लाई जो है वो आउटपुट है कि वो भेज रहा है। तो जैसे जब हम बातचीत करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो कम्युनिकेशन में जो स्पीकर है या जो राइटर है, वो आउटपुट सोर्स है, ठीक है? और जो लिसनर होता है और जो रीडर होता है, वो इनपुट सोर्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, हमने इन्फर वर्ब का यूज किसके साथ किया था? कोटेशंस। कोटेशन किसको रिप्रेजेंट करेंगे? स्पीकर को। तो कोटेशन का मतलब है कही गई बात, तो वो स्पीकर का रेफरेंस है, तो स्पीकर से अगर रिलेट करोगे तो इन्फर वर्ब अपने आप ही गलत हो जाएगी, ठीक है? और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इम्प्लाई। अच्छा, ये तो सारी कहानी समझ में आ जाए कि भाई ये लिसनर है, रीडर है, स्पीकर है, राइटर है, ये डेप्थ है। मतलब अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर आप इन बातों को ध्यान नहीं रख सकते तो ये मीनिंग ही ध्यान रख लो। भाई कुछ तो ध्यान रखोगे, ठीक है? तो अगर आप ये मीनिंग भी ध्यान रख लोगे कि इन्फर का मतलब अंडरस्टैंड है और इम्प्लाई का मतलब इंडिकेट है, तो भी इजिली मतलब कंफ्यूजन से बच जाओगे। अब देखो, द नॉवेल इज ऑल टुगेदर लाइवलियर देन व्हाट दिस कोटेशंस इंडिकेट। कि ये जो कोटेशंस हैं नॉवेल के, ठीक है, ये जो कोटेशंस हैं, ये जितना मतलब इंडिकेट कर रहे हैं, ये नॉवेल उससे भी ज्यादा लाइवलियर। लाइवलियर का मतलब होता है जॉवियल, चीयरफुल, ठीक है? फनी कह सकते हो तो हल्के सेंस में। तो यहाँ पे हम इसीलिए लिख देंगे इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब होता है इंडिकेट, और चूंकि कोटेशंस जो है वो स्पीकर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीकर जो होता है वो मीनिंग कन्वे करता है, वो डिकोड नहीं करता, तो उसके लिए वर्ब आ जाएगी इम्प्लाई। ठीक, चलो ये हो गया। उसके बाद में आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आंसर करें। द पुलिस हैव अरेस्टेड अ चाइनीज ओल्ड मैन। चलिए, द पुलिस हैव अरेस्टेड एन अ चाइनीज ओल्ड मैन। करेक्ट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को एक बार करेक्ट करें। चलिए, देखो किसी बच्चे ने सही आंसर बताया, पहले मैं इसका आंसर समझा देता हूं, उसके बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। आंसर इसका है कि हमें लिखना पड़ेगा एन ओल्ड चाइनीज मैन। तो ये जो लिखा हुआ था ना अ चाइनीज ओल्ड मैन, इसको हमें लिखना पड़ेगा एन ओल्ड चाइनीज मैन। ठीक, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मैं इस कॉन्सेप्ट पे ना एक आपके साथ में डिटेल्ड वीडियो डिस्कस करूंगा, मतलब एक डिटेल्ड वीडियो में इन सारी बातों को डिस्कस करूंगा। ये फिलहाल में जो क्वेश्चन है मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या काम करता है। देखो, जब भी बच्चे हम कोई नाउन फ्रेज लिखते हैं, कोई भी अगर हम नाउन फ्रेज लिखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। नाउन फ्रेजेस जो होती हैं उनके स्टार्टिंग में लिखे जाते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स, फिर डिटर्मिनर्स के बाद में लिखे जाते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के बाद में लिखे जाते हैं मॉडिफायर्स, और फिर उसके बाद में लिखा जाता है मेन नाउन। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं। जब भी हम कोई नाउन फ्रेज लिखते हैं, मतलब कोई ऐसी फ्रेज लिखते हैं जिसका मेन वर्ड नाउन हो, तो उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। नाउन फ्रेज में सबसे पहले स्टार्टिंग में डिटर्मिनर्स लिखे जाते हैं, और सबसे लास्ट में मेन नाउन लिखा जाता है। ठीक है, डिटर्मिनर्स के बाद में एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, एडजेक्टिव्स के बाद में मॉडिफायर्स यूज होते हैं। जो बच्चे मॉडिफायर्स का मतलब समझ पा रहे हैं ठीक है, जो नहीं समझ पा रहे हैं मैं समझा देता हूँ। जैसे अगर हम किसी एक नाउन को किसी दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करें तो वो मॉडिफायर की कैटेगरी में जाएगा, एडजेक्टिव्स में नहीं। मतलब जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं उनको छोड़कर अगर हम किसी वर्ड का यूज नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कर रहे हैं, जैसे किसी पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब मॉडिफायर्स होते हैं। मतलब मॉडिफायर का मतलब हो गया एनी वर्ड विच इज नॉट एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव नहीं है लेकिन नाउन के डिस्क्रिप्शन के लिए यूज किया गया, तो वो नाउन का मॉडिफायर कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा, एडजेक्टिव्स में भी क्या होता है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनमें भी क्या होता है, एडजेक्टिव्स में जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स हैं वो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स को प्रिसीड करते हैं। मतलब क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स पहले और क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स बाद में लिखे जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैंने फिर से आपको याद दिला देता हूँ, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर, और आई विल डिस्कस इट इन डिटेल। ठीक है, मैं इसको डिटेल में किसी वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। अभी फिलहाल में आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या मिस्टेक थी, कैसे हमने सही किया। तो इसको देखो समझ लेते हैं। ये जो बच्चे हमने लिखा है ना चाइनीज ओल्ड मैन, इसमें मैन जो है ये नाउन है, ये मेन नाउन है। ठीक है, ये जो है ये डिटर्मिनर है, तो ये दोनों अपनी जगह पोजीशन पर सही है। एक मिनट, देखो, ये जो ए है ये डिटर्मिनर है, ठीक है, मैन जो है ये नाउन है, मेन नाउन है। ठीक है, उसके बाद चाइनीज और ओल्ड ये दोनों एडजेक्टिव है। चाइनीज भी एडजेक्टिव है, ओल्ड भी एडजेक्टिव है। ठीक है, चाइनीज जो है ना वो चाइना से बना एडजेक्टिव है, चाइना एक नाउन होता है, चाइनीज उसी से बनाया गया प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान ये रखना कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं ये क्वालिफाइंग नहीं होते, ये क्लासिफाइंग नाउन्स होते हैं। तो ये जो चाइनीज है ना क्लासिफाइंग नाउन है, ओल्ड जो है वो क्वालिफाइंग नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव। ओल्ड जो है वो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, चाइनीज जो है वो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव से पहले लिखे जाते हैं, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा एन ओल्ड चाइनीज मैन। असल में जब आप ओल्ड पहले लिख दोगे ना तो जो आर्टिकल ए है ये भी चेंज होकर एन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चाइनीज ओल्ड मैन लिखा था ना वो गलत इसलिए था क्योंकि चाइनीज जो है वो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव नहीं है, वो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है। ओल्ड क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, तो ओल्ड पहले आएगा, चाइनीज बाद में आएगा। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा एन ओल्ड चाइनीज मैन।
दैट इज द आंसर। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। चाइनीज बेटा क्लासिफाइंग है, जो भी प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं वो सारे क्लासिफाइंग होते हैं। आ जाओ बेटा। सम गेस्ट डिड नॉट लाइक होस्ट रूड बिहेवियर एंड लेफ्ट द पार्टी। नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ो बेटा, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। सम गेस्ट्स डिडंट लाइक होस्ट्स रूड बिहेवियर एंड लेफ्ट द पार्टी। इतना सब एक साथ कैसे याद रखें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम्म। चलो वो आप अपना देख लेना, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। सम गेस्ट डिडंट लाइक होस्ट रूड बिहेवियर एंड लेफ्ट द पार्टी। बेटा समझा दूंगा, अभी समझा दूंगा तो समझने की कोशिश करना। ठीक है चलिए। अभी जो क्वेश्चन है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं और फिर उसके बाद में तुम लोगों से आंसर इसका मतलब समझ में आ जाएगा। देखो आंसर पहले बता देता हूं, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। एक काम करता हूं, ये इसका आंसर है कि होस्ट के पहले आप लिखिए आर्टिकल द। ठीक है, ये इसका करेक्शन है। सम गेस्ट डिडंट लाइक द होस्ट्स रूड बिहेवियर एंड लेफ्ट द पार्टी। हाँ, जो होस्ट है ना बच्चे, होस्ट नाउन से पहले आप द आर्टिकल का यूज करेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब रह गई बात ये कि द आर्टिकल हमने क्यों लिखा। काफी बच्चे होंगे जिनको ये बात समझ में नहीं आएगी, भाई द आर्टिकल क्यों आ गया, इसका यूज क्यों करना पड़ा। ठीक है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि द आर्टिकल का यूज हमने क्यों किया। देखिए समझना मेरी बात। ये तो अभी इस पे बस बनी हुई है। देखो जैसे हमने एक फ्रेज लिखी, कमल्स कार। ठीक है, और दूसरा हमने लिखा द कमल्स कार। अब यहां पर आपको समझना यह है कि हमारे पास दो नाउन है हर एक फ्रेज में। एक नाउन है कार, ठीक है, एक नाउन है कमल। इनमें से जो नाउन कमल है उसके साथ हमने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर रखा है, तो इसे हम कहते हैं पजेसिव केस। तो ये जो नाउन कमल है ना, ये पजेसिव केस में है, यहां भी यहां भी। अच्छा, पजेसिव केस जिस नाउन के लिए यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं उसका पजेशन। तो ये जो कार है ये पजेशन है। मतलब कुल मिला के ये समझना है कि कार जो है वो पजेशन है और कमल्स जो है वो पजेसिव केस है। जब ये टर्म आपको समझ में आ जाएगी पजेशन क्या है, पजेसिव केस क्या है। हम्म, ठीक है बच्चे। ऐसे की लीड कब स्टार्ट हो रहा है बेटा, ऐसे की लीड की तो यहाँ बात भी मत करो। ऐसे की लीड की बात करना, मैं आई विल हैव अ लाइव सेशन, ठीक है, और आई एम गोना अनाउंस दैट सून, वेरी सून उसको अनाउंस करूंगा असेक चैनल पे, अपना अंकुश और इंग्लिश क्लासेस पे। ठीक है, यहाँ तो ऐसे की लीड की बात भी मत करो, यहाँ तो ये बच्चों को कंपटीशन की बात कर रहे हैं, केवल सीजीएल सीपीओ, इस सीएचएसएल स्टेनो वगैरह की। ठीक है, देखो ये जो हमने लिखा ना, कमल्स कार और कमल्स कार, इनमें क्या है, ये जो कार है, ठीक है, ये है पोजेशन, और ये जो कमल्स है अपॉस्ट्रोफी के साथ लिखा गया नाउन, ये है पजेसिव केस। तो ये दोनों जब आप समझ जाओगे ना, ये वाला नाउन पजेशन, ये वाला नाउन पजेसिव केस है। तो एक छोटी सी बात बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना कि जब हम किसी नाउन को पजेसिव केस में यूज करते हैं किसी पजेशन के साथ में, तो वहां पे लिखे गए डिटर्मिनर पजेसिव केस के नाउन के होते हैं, पजेशन के नहीं। तो ये जो हमने डिटर्मिनर द लिखा है ना बच्चे, ये द डिटर्मिनर कार के लिए नहीं, कमल के लिए यूज हो रहा है। फिर से बता देता हूँ, फिर से समझ लो। अगर कोई एक नाउन पजेशन हो और उसके साथ में हम किसी नाउन को पजेसिव केस में यूज कर लें, ठीक है, तो वो जो पजेसिव केस का नाउन होता है वो मॉडिफायर हो जाता है उस पजेशन का।
अब फिर अगर हम कोई दूसरा डिटर्मिनर लिखेंगे तो वो डिटर्मिनर पोजेशन को नहीं, पजेसिव केस को डिस्क्राइब करेगा। तो ये जो द आर्टिकल है ना, ये कमल के लिए यूज हो रहा है, कार के लिए नहीं। अब तुम में से जो बच्चे जानते होंगे वो ठीक है, जो नहीं जानते होंगे उन्हें मैं समझा देता हूँ कि कमल प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन्स के साथ में द आर्टिकल नहीं यूज होता है। तो ये द गलत है, मतलब ये जो हमने द कमल्स कार लिखा था ना, ये गलत है, इसको हमें लिखना पड़ेगा कमल्स कार। फिर अब मैं यहाँ पे एक थर्ड एग्जाम्पल लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैंस, या एक काम करो, यहां पर मैं लिख देता हूं टीचर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, एक मैंने टीचर्स, ये बच्चे एक्सपीरियंस है, ध्यान रखेंगे, और एक मैं लिख देता हूं टीचर्स एक्सपीरियंस। अब बताइए विच ऑफ दिस टू फ्रेजेस इज नॉट करेक्ट, इन दोनों में से कौन सी गलत है, मतलब ये थोड़ा सा सही नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अब मैंने यहां पर दो फ्रेजेस लिखी हैं, एक लिखी है टीचर्स एक्सपीरियंस, ठीक है, और एक लिखी है टीचर्स। इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस के बाद है, यहाँ पर पहले है। अब ये बताओ इन दोनों में से कौन सी सही है, कौन सी गलत है। टीचर्स एक्सपीरियंस ये गलत है पहले वाला, ये बाद वाला गलत है। बच्चे इनमें से कौन सा फ्रेज गलत है, थर्ड या फोर्थ या दोनों या कोई नहीं। हाँ, अब पता है इसमें क्या है, इसमें बेटा ये जो सेकंड है ये सही है, ये जो फोर्थ है ना ये सही है। ये सही क्यों है, क्योंकि ये जो हमने अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगाया है ना, तो ये टीचर्स नाउन प्लूरल हो गया। जो नाउन्स प्लूरल होते हैं जिनके लास्ट में पहले से एस वगैरह लिखा होता है, जब हम उनका पजेसिव केस बनाते हैं तो केवल अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं, फिर से एस नहीं लिखते। तो अगर हम एस के बाद में अपॉस्ट्रोफी यूज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब टीचर्स नाउन जिसका हमने पजेसिव केस बनाया वो प्लूरल है। और अगर हम अपॉस्ट्रोफी एस से पहले लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमने पजेसिव केस बना दिया है नाउन सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर नाउन का पजेसिव केस है, ये प्लूरल नाउन का पजेसिव केस है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हम ये बात पिछले क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं लिखा जाता। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही मेट टीचर, तो ये जो हमने लिखा है ना बच्चे गलत है। टीचर जो है वो काउंटेबल नाउन है, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के मत लिखा करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई डिटर्मिनर लिखना पड़ेगा, आ टीचर, द टीचर, कुछ भी लिख लो, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, वो तो खैर डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे, लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो टीचर्स हमने लिखा है नाउन सिंगुलर है, ठीक है, ये टीचर्स प्लुरल है। प्लुरल नाउन को अगर हम जनरल सेंस में यूज करें तो बिना डिटर्मिनर के लिखे जाते हैं, तो ये तो हो गया सही। लेकिन ये जो हमने टीचर लिखा है बच्चे, सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल है। ठीक है, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पर या तो आप लिखें अ टीचर्स एक्सपीरियंस, या लिख दें द टीचर्स एक्सपीरियंस, दैट इज अप टू यू, वो आप पर क्या लिखोगे। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये था, मतलब जो हमने करेक्शन किया था वो ये था, ये जो हमने लिखा ना होस्ट, ये पजेसिव केस है, रूड बिहेवियर पजेशन है। तो रूड बिहेवियर जो है बच्चे ये है पजेशन, और होस्ट जो है ये है पजेसिव केस। तो हमने ये कहा कि जब भी हम किसी पजेसिव केस के नाउन को किसी पजेशन के साथ लिखते हैं तो वहां पर हमें डिटर्मिनर पजेसिव केस के अकॉर्डिंग लिखने पड़ते हैं, ना कि पजेशन के अकॉर्डिंग। तो ये जो हमने पजेसिव केस बनाया है, हमने किसका बनाया, होस्ट का। होस्ट नाउन कैसा है, सिंगुलर है और काउंटेबल है। ठीक है, होस्ट जो होता है ये काउंटेबल नाउन होता है, तो ये सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। तो कोई भी ऐसा नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल हो बिना डिटर्मिनर के नहीं लिखा जाता, तो होस्ट के साथ में हमें कोई ना कोई डिटर्मिनर लिखना पड़ेगा। अब जब हम डिटर्मिनर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं आर्टिकल्स ए एन या द। अच्छा, ए एन लिख देंगे तो वो जनरल आइडेंटिटी के डिटर्मिनर होते हैं। ए एन का यूज हम करते हैं उन नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए जिनकी आइडेंटिटी डेफिनेट ना हो, जो जनरल हो। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि गेस्ट को होस्ट का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा और वो पार्टी से चले गए, तो इसका मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी गेस्ट,
एनी होस्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट होस्ट इन जनरल, वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक होस्ट। किसी स्पेसिफिक होस्ट की बात हो रही है जिसने कोई पार्टी होल्ड मतलब की होगी अरेंज, और उसी के गेस्ट जो है उन्हीं को उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पे होस्ट को ना आपको डेफिनेट मानना पड़ेगा, डेफिनेट मान लोगे तो दा आ जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, सम गेस्ट डिडंट लाइक द होस्ट रूड बिहेवियर एंड लेफ्ट द पार्टी। ठीक है, चलिए तो ये हो गए आज के हमारे इन क्वेश्चंस के आंसर्स। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ सारे आपको। देखिए, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका आंसर है इंप्लाई, क्योंकि इन्फर का मतलब होता है अंडरस्टैंड, इंप्लाई का मतलब होता है इंडिकेट। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, कोटेशंस जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं मीनिंग को, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो इसीलिए इन्फर हटा दिया और इंप्लाई लिख दिया। नेक्स्ट में क्या है कि चाइनीज जो है वो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है, ओल्ड क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव से पहले लिखने पड़ते हैं, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा एन ओल्ड चाइनीज मैन। एक काम करते हैं, ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा क्योंकि फिर एन नहीं लिख पा रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, चाइनीज ओल्ड मैन को हमें लिखना पड़ेगा एन ओल्ड चाइनीज मैन, क्योंकि जब ओल्ड पहले आ जाएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल एन लिखना पड़ेगा। ये सी कैपिटल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर ये है कि जो होस्ट हमने लिखा है इसको हमें लिखना पड़ेगा द होस्ट्स। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के ना लिखा करें। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही काफी है। ये क्वेश्चंस हमारे हो गए डिस्कस। हाँ सर, क्लास 9 बजे लेके आया करिए आप। हाँ, मैं भी कोशिश यही कर रहा हूँ कि अब मैं 9 बजे से क्लास करेंगे हम लोग, तो ये जो 10 to 11 होता है ना, ये मेरे लिए भी थोड़ा सा लेट हो जाता है। और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी 9 to 10 होगी, मतलब 9 to 10 में हम क्लास लिया करेंगे। ठीक है, और बाकी चलिए सभी को गुड नाइट। ठीक है, आज के लिए बाय एवरीबॉडी, थैंक यू।